सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। देखिए, पीएचई का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंप्लीट एनालाइज करेंगे पीएचई का एग्ज़ाम का। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक एक्सपेक्टेड जो अनुभव था, क्वेश्चन का जो लेवल था, ठीक है, वन लाइनर ना होके क्या किया था, दो तीन चार क्वेश्चन को एक ही साथ लपेट दिया था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो था मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी था ना तो ज़्यादा टफ था। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस आए हुए थे। बस लेंदी इसीलिए आप लोगों को लग रहा था। क्यों लेंदी लग रहा था, इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को दे देने से वो लेंदी लग रहा था। एक नया पैटर्न देखने को मिला। अब वो नया पैटर्न कौन सा था, जिसमें आप देख रहे थे असर्शंस रीजन, जिसमें असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चन देख रहे थे। ये कंप्लीटली जो होता है ना इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस का जो होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का पैटर्न होता है। ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के पैटर्न को आपको क्या किया गया है, पूरा का पूरा आप देखोगे इंजीनियरिंग सर्विस के पैटर्न को देखिए और पीएचई के पैटर्न को देखिए। टोटल आपको क्या है, ये वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में यही पैटर्न देखने को मिला ही है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ों को बाइफरगेट करने में समस्या आ रही थी, क्वेश्चन आया कहाँ से, कैसे आया, किस टाइप से आया है। ठीक है, तो आप वहां से समझ नहीं पा रहे थे क्वेश्चंस को। तो ये एक चीज है। कहने का मतलब है कि टॉपिक तो कवर किया था, लेकिन दो तीन टॉपिक को एक साथ ना करके, क्या है, दो तीन टॉपिक का क्वेश्चन अलग अलग ना दे करके, वन लाइनर ना दे करके क्या किया दिया था उन्होंने, दो तीन क्वेश्चंस को एक साथ किया था, उसके बाद आंसर, कूटनीति वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन ये मैं आपको बता दिया हूँ, टोटल इंजीनियरिंग सर्विस का ये है। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे। अभी पहले कंप्लीट पेपर का एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी जिनका पेपर बेकार गया उनके लिए पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी है। ठीक है, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनसे भी अच्छे पोस्ट हैं, ये इनसे भी अच्छे डिपार्टमेंट है। ठीक है, अपने पढ़ाई को बरकरार रखिए और लग के तैयारी कीजिए। देखिए, सीजी व्यापम सब इंजीनियर, ध्यान से सुनिएगा, सीजी व्यापम सब इंजीनियर के लिए गेट एकेडमी ने कोर्स निकाला है, जिसका प्राइस ओनली 777 रखा गया है। ठीक है, अब पीएचई हटा दो। देखिए, पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी में सिलेबस वही रहेगा माय डियर फ्रेंड, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% सिलेबस सेम रहेगा। अगर सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड होती है तो आपको जो होता है विद इन फ्यू डेज क्या कर दिया जाएगा, विद इन फ्यू डेज आपको वो कोर्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, फोल्डर बना के। तो ये जो है टोटल रिकॉर्डेड कोर्स है, आप जाइए और एकदम शांति से अवाइल करके देखिए एक एक तो, क्योंकि आपको ही पता है कितना क्वेश्चन घुस घुस के क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस पेपर में, कल के पेपर में आप जब देख रहे थे, जब हम देख रहे थे तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ये 777 एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, आप इसको अवॉइड कीजिए और अपने एग्जाम में बेहतर बनाना है। मैकेनिकल के लिए एक हैंड बुक, अगर जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है, प्रीवियस नोट्स नहीं रखे हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास बुक, तो ये कम से कम ये चीज़ आपके पास रहना चाहिए। एक पीडीएफ है जिसका प्राइस रखा गया 222 रुपीज़। ठीक है, ये किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, तो गेट के लिए, पीएसयू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये सारे चीज़ के लिए क्या है, ये यूज़फुल है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको टफ, मॉडरेट तीनों लेवल पे आपको क्या कर दिया जाए, किया गया है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी फार्मूले के साथ क्या बताया गया है, आपका एक हैंड बुक बनाया गया है। इसको आप एक पीडीएफ फॉर्म में, जब ई बुक मतलब एक पीडीएफ फॉर्म में जब आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इसको ईजिली जो होता है अपने, इसको आप क्या होता है, इसको आप इजीली जो होता है, इजीली जो होता है आप इसको अपने मोबाइल में रख सकते हैं, लैपटॉप में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, मोबाइल में रख सकते हैं और लैपटॉप में रख सकते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल फेल्योर आ गया है। वेट अ मिनट। ओके, अब देखिए, इसको आप लैपटॉप में भी रख सकते हैं, मोबाइल में भी रख सकते हैं, जो आपका टैब है उसमें भी आप रख सकते हैं, है ना, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था
अब देखिए ध्यान से सुनिए, जो भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। मैं जितना पढ़ाया हूं ना यहाँ से यहाँ तक, उसमें से देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। सिर्फ मैंने 3-4 क्लास ही लिया है, इसमें इसमें पूरे क्वेश्चन आए। जो मैं पढ़ाया, मैं बोला ना, वही आएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ चीज़ें, वो आपका ओनली मैं मैकेनिकल के पोर्शंस कराने वाला हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के पोर्शंस के लिए सर जो है ये आपके इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चन है, तो मैं जो डील करूंगा सिर्फ मैकेनिकल के लिए डील करूंगा। ठीक है, मैकेनिकल के लिए डील के लिए। अभी जो मैं बात कर रहा था किसके लिए, ये पीएचई के पेपर के लिए हम बात करेंगे। जो डिपार्टमेंट ने पीएचई डिपार्टमेंट में लिया था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पीएचई डिपार्टमेंट में ने लिया था इस कोर्स को, इस एग्जाम को। इसमें हम देखे थे कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पैटर्न को फॉलो किया था। मतलब ये टोटल जो फॉलो करता है वो इंजीनियरिंग सर्विस ईएसई के बुक से ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ उठ के आए हैं, इसको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अगले आगे अभी प्रिपेयर करना है तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस के भी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं असर्शन रीजन वाले, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको मैं जो है अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक, पहले हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे जो क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट से मुझे क्वेश्चंस निकाल के भेजा था कि उस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेबसाइट जहाँ से मुझे क्वेश्चंस मिला है। देखिए पहला क्वेश्चन, 27 क्वेश्चंस देखिए आप लोग यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिख रहे होंगे तो देखेंगे, 27 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डक्टिलिटी मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको क्या करना है, मैच करना है। किसको, डक्टिलिटी, टफनेस, इंडोरेंस लिमिट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। ये सारी चीजों को क्या करना है हमको, कर्सर का इशू हो रहा है, एक सेकंड। ओके, हम इसी में ही करेंगे। ठीक है, देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग, डक्टिलिटी, टफनेस, इंडोरेंस लिमिट, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझ में आता है, डक्टिलिटी का सीधा संबंध किससे है आपका, डक्टिलिटी का सीधा संबंध है टेंसाइल टेस्ट से। ठीक है, एक मिल गया। देखिए एक जो ऑप्शन है ए और सी में ऑप्शन हमको दिख रहा है। उसके बाद टफनेस, टफनेस से हमको क्या समझ में आता है, टफनेस क्या बताता है, इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए यूज होता है टफनेस। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया, 3, 2, 3, 1 यहाँ समझ में आ गया, और एक ही है 3, 1 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद बाकी आप देख लीजिए। इंडोरेंस लिमिट, देखिए अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन टिक कराऊंगा, जब बाकी आपके फर्दर जब क्लासेस लूंगा तो बताऊंगा कि ये किस किस टाइप से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे उसमें रिसर्च करेंगे। समझ में आ रहा है, अभी सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे, 27 के बाद, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ए डीजल इंजन इन ए करेक्ट सीक्वेंस। तो देखिए ये जब भी मैं क्वेश्चंस ले रहा था ना इसका, ये वाला, जब मैं आपको डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल पढ़ाया था, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैं अभी जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ उसमें जो मैं पढ़ाया हूँ, मैं बोला ना वही आया। 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो देखिए डीजल इंजन में कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहला ये होगा, सक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तीसरा
क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये सारी चीजें मैं वीडियो में कवर किया था, 3 दिन के वीडियो में 10-20 क्वेश्चन आया हुआ है। ये पहला, जिसमें पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, क्योंकि आईसी इंजन का क्वेश्चन था। तो आप देख लो 135 किस में है, 135, अच्छा 135, एक ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। देखिए अब आप पूरा एकदम भावुक होकर एक एक चीज़ को मिलाते रहेंगे, आपको 3 मिल गया, नहीं मिल रहा टिक मारो, चलो वहाँ से। समझ में आ रहा है, मजे नहीं लेना है वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा आपका 1354, ये बी, ठीक है। अब ध्यान सुनिए आगे, 28, 28 के बाद 29, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो इसको आपके सर कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले सर कराएंगे। 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन के बाद अब देखिए ये क्वेश्चन, 30वां नंबर का क्वेश्चन, ये अब जो है ना, इसमें मैं आने ही वाला था, ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में मैं क्या है आने ही वाला था। याद रखिए कि जो 30 क्वेश्चन, मैंने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है ना, तो देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन एंड ऑफ पीजोमीटर इज ए कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर एंड द अदर इज टू बी ओपन टू द एटमॉस्फेयर। एकदम सही है। ये पीजोमीटर जब मैं पढ़ाऊंगा, और आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, तो पीजोमीटर में देखे होगे क्या होता है। पीजोमीटर में एक इस टाइप का नली होता है, ठीक है, जो एक पानी में डूबा रहेगा, और एक क्या रहेगा, एक तरफ का पोर्शन खुला रहे, क्या रहता है, खुला रहता है, ठीक है, यही रहता है। उसके बाद जो ये है ना, इन्वर्टर यूट्यूब डिफरेंशियल इज यूज टू मेजर द हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर का यूज नहीं होता है। इन्वर्टर का यूज जो होता है क्या करने के लिए होता है, लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए होता है। और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेंट हैवी लिक्विड, कौन सा लिक्विड को ये करता है, तो याद रखना 13.6, जिसका क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मरकरी को यूज करता है। तो पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है, तो आंसर पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज, विद द इंक्रीज इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, देखो 31, ये मेंटेनेंस कॉस्ट में अभी हम इसको आगे देखेंगे, मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है। विथ इंक्रीज इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट इज, अब ये जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या होता है भैया, जैसे आपकी साइकिल खराब होने वाली है, एकदम खराब होने, आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। ये आपकी बाइक है, सपोज खराब होने वाली है, आप बराबर ऑयल चेंज कराते हो, ठीक है, एयर फिल्टर चेंज कराते हो, ऑयल ग्रीसिंग कराते हो, ऑयल गाड़ी में हवा भर के अच्छे से रखते हो, साफ सफाई करके रखते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट होगा। तो जब आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होता है, तो क्या आपका गाड़ी को जो होता है, गाड़ी जो होता है एकदम ब्रेक डाउन में आने में समय तो लगेगा ना। अब जो गाड़ी एकदम रफ चलाते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते, उसका गाड़ी एक बार में क्या हो जाता है, बहुत कम समय में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाएगा। समझ में आएगा, उसमें फिर बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आएगा, पिस्टन प्लेट वेट सब घिस जाएगा, रबर वबर सब। लेकिन आप धीरे धीरे जब चीज़ों को देख के आप धीरे धीरे करके उसको आगे करते हैं, प्रिवेंट करते करते हुए चलते हैं इक्विपमेंट को उसके, तो उसका लाइफ जो होता है लॉन्ग हो जाता है। लाइफ लॉन्ग हो गया तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाता है, कम। गाड़ी बंद भी हो गई तो आप देखोगे सारी चीजें तो क्या है, इसका वेल मेंटेन है, कुछ एक आध चीज के कारण क्या हो जाता है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसको इस लहजे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31, तो 31 का क्या हो जाएगा आंसर, आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, 3 रिंग दिया है। देखिए अभी इसके लिए थोड़ा सा मेरे को बोर्ड चाहिए रहेगा, अब देखना ध्यान से सुनना। 3 रिंग दिया है बेटा, ध्यान रखना। ये एक रिंग, ये एक रिंग, ये 2 रिंग, ये 3 रिंग, ठीक है। सेम कंसीडर करो, यही तो है और क्या, ये है। आपको क्या पूछा है कि इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। सपोज मैं इसको सर्कल 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ, यही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सर्कल एक के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, 1/2। सपोज इसका रेडियस क्या है, सबका रेडियस आर है, सबका रेडियस क्या है, आर है, सबका रेडियस क्या है, आर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 mr का स्क्वायर होगा क्या, 1/2 mr का स्क्वायर।
सिमिलरली अब देखो, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, किसके लिए, 3 के लिए भी और 2 के लिए भी। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसको अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस देखोगे, तो I2 और इक्वल टू I3। ठीक है, I2 इक्वल टू I3, ये क्या हो जाएगा, MR का स्क्वायर। अगर सपोज R1 R2 R3 मतलब रेडियस को अगर मैं सेम मानूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/2 MR का स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है, MR का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, दोनों I2 के लिए भी I3 के लिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा, I3। ठीक है, प्लस I2 प्लस I3, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3/2 2MR का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, ये क्या हो जाएगा, 1/2 MR का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3/2 MR का स्क्वायर प्लस 3/2 MR का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7/2 MR का स्क्वायर, 7/2 MR का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 7/2 MR का स्क्वायर। तो अब देख लीजिए कहाँ पर, डी फॉर दिल्ली विल भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आएगा, दिल्ली क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है, ये मतलब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या है ना, आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, आपको क्या किया था, इसको, ये क्वेश्चन जो होता है आपको परेशान करने के लिए दिया था। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, ए ब्लॉक M has a circular cut of friction surface shown in figure. The block of the horizontal friction surface fixed table. Initially, the right angle of the block is x is equal to 0 in the coordinate system fixed. A point mass M, क्या बोला है, a point mass M is based from the rest at the top most shown in the slide. When the mass losses contact the block, it's the position x and the velocity v, that the instant which of the following option are correct. तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा करेक्ट है उसको अपने को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गया, डायग्राम देखो और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, डायग्राम यहाँ से हमको समझ में आता है कि क्या है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू M और R रेडियस का कट है, बाकी सारी चीज़ें अपने को पोजीशन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी था, जो इंजीनियरिंग सर्विस, सॉरी नीट वीट में आता है उस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन हम पढ़े उसमें क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स क्या दिया है, 0। एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, वो क्या है, 0, इसको ध्यान रखो। उसके बाद अब क्या ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -MR, ये क्या हो जाएगा, M+M। ठीक है, स्मॉल m+m जो दिया हुआ है। उसके बाद है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये क्या हो जाएगा, M1v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2v2। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, इसी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 1/2 M v1 का स्क्वायर इज प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 M v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgr। ध्यान सुनना, mgr। अब क्या करना है, इस v2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m/कैपिटल M/v1। ठीक है,
तो V2 का वैल्यू जो होता है यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको पुट कर देंगे। तो जब ये सब चीज़ों को पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आती है V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2GR, 2GR डिवाइडेड बाय 1 + m/m। 2GR V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR 1 + m/m। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2GR डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 1 + m/m। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा आंसर है, इसमें इसमें देख लो कौन कौन सा आंसर आपको समझ में आ रहा है। तो ये तो हमको एक चीज ऑप्शन समझ में आता है, ये एल है ये, द एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एम ब्लॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा एक। ठीक है, कौन सा एम, ये एम होगा। और उसके बाद यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2GR, मतलब के और एल जो होगा आंसर हो जाएगा, के और क्या हो जाएगा, एल विल बी द आंसर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, के और एल ओनली। ठीक है, के और एल ओनली। ये कोई नीट लेवल के क्वेश्चंस थे इसमें, तो इसको आपको ध्यान रखना। ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये क्या है, ये नीट लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लिए हम लोग। ओके, सारे क्वेश्चन जो होते हैं नीट लेवल के क्वेश्चन। आगे देखिए, देखिए विच टाइप ऑफ द कैटलिस्ट कन्वर्टर इज यूज्ड इन द पेट्रोल कार। याद रखना आईसी जो इंजन है, ठीक है, याद रखना इंटरनल कंबशन जो इंजन है ना, अगर मैं बात करूं आईसी इंजन, ठीक है, तो आईसी इंजन में तीन थ्री वे कन्वर्टर होता है, थ्री वे कन्वर्टर। अब ये कन्वर्टर का यूज कहां पर होता है, थ्री वे कन्वर्टर का यूज क्या होता है, कन्वर्टर का यूज जो हाइड्रोकार्बन्स रहता है ना, सीओ, नॉक्स, इसको क्या करता है, ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। प्लेटिनम पोलोडियम, प्लेटिनम और पोलोडियम, ये इसके पोलिडियम में क्या लगा रहता है, रॉड लगा रहता है इसमें। ठीक है, इसका यूज होता है ये सबको क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ये साइलेंसर में लगा रहता है गाड़ी में। ठीक है, तो इसको याद रखना, थ्री वे कैटेलिस्ट कन्वर्टर का यूज होता है। ठीक है, टू वे थ्री वे नहीं होता है, सॉरी टू वे वन वे नहीं होता, क्या होता है, थ्री वे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे देखिए, पावर ऑफ द इंजन, इसको आप इजीली बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। 35 वाले क्वेश्चन में फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको वेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो देखो फ्रिक्शन फोर्स को इसमें माइनस करना है, उसके बाद इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको कुछ 200 क्वेश्चन मिलेगा, 200 ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस टाइप के आएंगे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। अब देखिए 36, 36 में जो ड्रिल बुश होता है ना, होल्ड द वर्क पीस इन द प्लेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इंश्योर द अलाइनमेंट ऑफ द टूल, सपोर्ट एंड द गाइड द कटिंग टूल।
इसमें जो आंसर होगा, देखिए ड्रिल बुश क्या करता है, ड्रिल बुश क्या करता है, देखिए ड्रिल बुश क्या करेगा, पोजीशन ऑफ द वर्क पीस फॉर द एक्यूरेट मशीनिंग। ठीक है, गाइड प्लेट क्या करेगा, होल्ड एंड द वर्क पीस प्लेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तीसरा। ठीक है, लोकेटिंग पिन में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा, और क्लैंप में क्या आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा, क्लैंप में क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्लैंप में क्या आ जाएगा, चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेक पावर डेवलप्ड बाय द सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, द फ्रिक्शन पावर लॉसेस 10% इंडिकेटेड द ब्रेक पावर, व्हाट विल बी द मैकेनिकल इफिशियंसी। देखिए सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है बाबू, मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय क्या होता है, ब्रेक पावर। मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय क्या होता है, ब्रेक पावर। अब जब ये इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर हो जाता है, क्या चीज, इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय क्या होता है, ब्रेक पावर हो जाता है, और इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, ब्रेक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको ब्रेक पावर भी दिया है, तो ब्रेक पावर, अब इसका 10% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन पावर आ जाएगा। इफिशियंसी में हमको वैल्यू रख देना है, तो आप देखेंगे इसकी इफिशियंसी कुछ 90% अप्रॉक्स आती है। इसकी जो इफिशियंसी है कुछ 90% अप्रॉक्स आती है, तो इसको आपको ध्यान रखना। इसकी इफिशियंसी कितनी आती है, 90% के अप्रॉक्स जो होता है आती है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना है आप। वियर किसके कारण होता है, केवल दोषपूर्ण डिजाइन से। देखो दोषपूर्ण डिजाइन रहेगा तो चीजें अनबैलेंस रहेगी। ठीक है, लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तब भी रहेगा, ओवरलोड करा दोगे तो भी उसमें रगड़न ज्यादा आएगा। तो फ्रिक्शन का कॉज वियर, फ्रिक्शन होगा तो वियर होगा। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबो। ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो जैसे ही मैं बता चुका था कि इलेक्ट्रिकल वाले सर आपको हरा कर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे 40, देखिए 40 में कुछ करना नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करें, देखो P1 P2 T1 T2 इसकी वैल्यू दे दी है, और PV टू दी पावर n इज इक्वल टू C, और n की वैल्यू कितना बोल दी है, 1.5। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई क्या हो जाता है, गामा, या n माइनस 1 बाई n, n माइनस 1 बाई n। ठीक है, तो इसको n माइनस 1 बाई n, अब इस n को क्या लिख लो, n इज इक्वल टू क्या लिख दो, 1.5। अब इस n इज इक्वल टू 1.5 लिख दो, तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू आपको दिया हुआ इसको केल्विन में पुट करना है, और दोनों प्रेशर की वैल्यू दिया है, एक का 8 दिया हुआ है, आई थिंक इसका 1 दिया है। ठीक है, यहाँ से इसका कितना दिया हुआ है, 70, 70 प्लस 2 73। प्रेशर की वैल्यू कितना दिया, 1 बार टेम्परेचर फॉलिंग द अंटिल द प्रेशर 8 बार। ठीक, 8 बार तक ही तो दिया है ना। तो देखिए T2 ये हो गया, 70 प्लस 273 कर देंगे तो कितना है, 273, 340। ठीक है, 340। तो ये 340 को यहाँ रखना है, और 8 को यहाँ, 1 को यहाँ, 1 - 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे T2 की जो वैल्यू आएगी ना, वो कुछ 686 केल्विन। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी
686 केल्विन, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 273 से माइनस कर दो, ये 3 हो गया, 8 में से 1, और यहाँ पर क्या जाएगा 418, क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा, यही आएगा 687, 686। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही वाले क्वेश्चन। जैसे ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया, वो रिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो गड़बड़ है, ठीक है। आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्शन, देखो जहां पर भी सक्शन आया ना, सक्शन आया वहां पर क्या जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। जहां पर भी सक्शन आ गया वहां पर क्या जाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसको आपको ध्यान रखना, सक्शन का मतलब ही होता है क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक। आगे देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बिटुमिनस कोल 42, ओके 42, ठीक है। पीट इज ए पार्शली कार्बोनाइज्ड कोल, तो यहाँ पर बोथ, आई थिंक ए एंड बी आर ट्रू होगा, पी पार्शली कार्बोनाइज्ड कोल, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स वाटर लाइकली टू हैव द डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये सर कराएंगे अभी, ठीक है। डीसी सीरीज का क्वेश्चंस भी अभी अपन, आंसर क्वेश्चंस कहाँ गए हैं, 80, ओके, ठीक है। ये 46 का, ये चाहिए 20, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द बिटुमिनस कोल इज हायर देन द बिट, ये हो गया क्या, ओके 42, 41, 42, 43, देखिए द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, जो ई सी के में रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए, मैकेनिकल का क्वेश्चन 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 45, ई सी के में रिलेशन, समझ में आ गया। इसमें हमको क्या पूछा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है ना। तो ये क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू 2C1 प्लस म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस, बस इसी को लगाना है आंसर आ जाएगा, इसी को लगाना है आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो आपको पॉइजन रेशियो, म्यू की वैल्यू क्या है, पॉइजन रेशियो थी, और पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको क्या दे दिया है, 0.25 दे चुका है ना। पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.25 दे चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 गीगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट देखिए 46, देखिए 46 में दो ही मॉनिटरिंग टेक्निक में जो होता है ना, कंडीशन मॉनिटरिंग टेक्निक में दो ही टाइप के क्या होते हैं, सॉरी दो ही टाइप के इसके टाइप्स होते हैं, जैसे लुब्रिकेशन होगा और लीकेज हो गया, उसको याद रखें, ठीक है। बाकी ये नहीं है,
बाकी क्या है, ये नहीं है। तो 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। इन ए बोरिंग ऑपरेशन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? ठीक है। 47 करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये बस यही। सबसे पहले क्या देते हैं, इंस्टॉल बोरिंग टूल, माउंट वर्क पीस, सी क्या है, स्टार्ट मशीन, डी क्या है, एडजस्ट टूल फिट रेट, और मेजर दी डायमीटर। ए फॉर एप्पल विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 48 48 फर्स्ट सिस्टम, देखिए 48, इसको याद रखना, अगली बार इसका न्यूमेरिकल आएगा। फर्स्ट सिस्टम ये हो गया, सेकंड सिस्टम एन हो गया, थर्ड सिस्टम क्या हो जाता है इसमें, 2n-1 सेकंड हो जाएगा। डिफरेंशियल पुली इज इक्वल टू हो जाएगा 2d-d। तो ए फॉर एप्पल वैल्यू दे क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर एप्पल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 49 क्वेश्चन, सोलार एनर्जी 49, क्वेश्चन कौन सा है, 49। अब देखिए सोलार एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, सोलार एनर्जी के लिए रेडिएशन होगा। उसके बाद द हीट के लिए क्या हो जाएगा आपका, कंडक्शन होगा। द एयर फ्यूल रेशियो, आइडलिंग स्पीड, आइडलिंग स्पीड के लिए याद रखना 10⁻12 होता है, और इसके लिए ये क्या होता है, 7⁻1 to 9⁻1। समझ में आ गया क्या, 49। ठीक है। 48 49 का क्या हो जाएगा, डी, नहीं बी। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। बर्नौली इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होता है, ये सब के लिए होता है। वेंचुरी मीटर के लिए भी होता है, ऑरिफिस मीटर के लिए होता है, पिटोट ट्यूब के लिए, तो ये ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, इन ए असर्शन रीजन स्मॉल इंसेक्ट कैन sit to the surface of liquid because of the density of the higher than that of the liquid have the viscosity। दोनों में कोई रिलेशन है क्या सर, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं, है ना। तो बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसके लिए, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। तो बी फॉर बॉम्बे इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 54 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 54 के बाद इन्हें रेफ्रिजरेशन ऑफ 2 स्ट्रोक आईसी इंजन, reciprocating heat engine, two statement are given in 2 stroke engine, mixed lubrication adopt in practice in 2 stroke engine as the charges is compressed in the crank, it is not possible to have lubricant oil in the sum। ठीक है, ये एकदम सही है, ए ट्रू है, ए क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी फॉर बॉम्बे इसमें भी क्या हो जाएगा, 52 में बी फॉर बॉम्बे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द स्पीड 52 के बाद 54 देखिए, 54 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था ये, ग्लास ग्लास वाला, विंडो ग्लास वाला। तो आपको बस 54 में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ग्लास वूल। ठीक है, ग्लास वूल, सॉरी, सबसे पहले आएगा ग्लास वूल, ग्लास वूल के बाद आएगा विंडो ग्लास। ठीक है, 54 54, उसके बाद आता है आपका कास्ट आयरन, उसके बाद एस्बेस्टस सीट, उसके बाद क्या होता है, कॉपर। 1 2 ए बी, नहीं नहीं 54, एक सेकंड ना, 54 ए बी सी डी ई। ठीक, ये होगा, ये होगा ए बी सी डी, सेम है, ग्लास वूल, विंडो, एस्बेस्टस सीट, कास्ट आयरन, कॉपर। तो खुद ने ही उसने जमा के दे दिया आप लोग को, आप लोग को मेहनत नहीं करना है। ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द की कंपोनेंट ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, क्या है, एब्रेसिव व्हील। इसी के बेसिस पे पता चलता है कि किस टाइप के
मटेरियल के लिए किस टाइप का हम क्या करने वाले हैं, उसमें ग्रेड अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। 4 स्ट्रोक इंजन कितने में करता है, 2 में, और 2 स्ट्रोक इंजन इंजन किस में करता है, तो ओनली 1 रिवॉल्यूशन में करता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। इसमें आपका ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, इसमें आपका पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, ये दोनों सही है। सी फॉर चेन्नई विल भी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 58 ओपन, ये तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है जिसको सर कराएंगे, मैंने पहले ही बताया था। देखिए 59 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी मैं कराने वाला हूँ, है ना। जब क्लास कराऊंगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा। याद रखना, सबसे पहले कंबुशन ऑफ फ्यूल, फिजिकल इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, है ना। सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन। सबसे पहले सक्शन ऑफ एयर होगा, उसके बाद इंजेक्शन ऑफ फ्यूल होता है, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। उसके बाद क्या होता है, बी, फिजिकल डीले होगा, उसके बाद केमिकल डीले होता है, उसके बाद क्या होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। सीआई इंजन मतलब ये क्या होता है, पेट्रोल, सॉरी, डीजल इंजन। डीजल इंजन में सबसे पहले क्या करेगा, एयर को सक करेगा, इधर से पेट्रोल को सक करेगा, बर्न होगा। बर्न होने के तो पहले देखो, फ्यूल के बर्न होने के पहले दो केमिकल कंपोजिशन, मतलब पेट्रोल और एयर को मिलना चाहिए। समझ में आ गया। फिजिकल डीले कहने का मतलब, फिजिकल डिले कहने का मतलब जो आपके कार्बोरेटर में जो आप वो प्रोवाइड करोगे ना स्पार्क, उसका डिले को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिले। तो इसमें हमको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 59 में हमको दिख रहा है ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। 59 में क्या दिख रहा है, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ध्यान सुनो। फॉर ए ट्रेंगुलर वेव, देखो यार ये जो है फॉर्म फैक्टर वाला जो है ना, इलेक्ट्रिकल का है ट्रेंगुलर वेव वाला, लेकिन इसको याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1.15। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.15। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। उसके बाद फर्स्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट फॉरबिड 61, ये क्या होता है, डज नॉट हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर, ये बोल रहा है। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, रीजन हीट सप्लाइड टू सिस्टम ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। दोनों सही है, दोनों सही है सर, दोनों कैसे सही है देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल क्यू इज इक्वल टू, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या हो जाता है, डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये डेल डब्ल्यू को हम क्या वी डी पी लिख सकते हैं या पी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी डी पी ही लिखते हैं हम इसको कह सकते हैं पी डी वी। हीट सप्लाइड ऑफ सिस्टम ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। देखिए, इंटरनल एनर्जी ये हो गया। ठीक है, प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है, प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है ना, सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल। बोथ ए एंड आर ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भैया ये हीट सप्लाइड द सिस्टम ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे विल बी द क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, 62। 62 के लिए, 62 के लिए देखिए एयर पोल्यूशन में क्या होगा, चौथा देखिए हाई कॉन्सेंट्रिक पार्टिकुलेट्स इन मैटर, ये होगा क्या, मतलब एयर पोल्यूशन में ये हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन में क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन में क्या हो जाएगा, हाई पीएच, वाटर का ही पीएच वैल्यू देखते हैं हम लोग, पीएच लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉइस पोल्यूशन, हाई,
ये नॉइज़ जो है ना इसके लिए डिसेबल होगा ना, डीबी, डीबी का यूज़ करते थे, नॉइज़ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन क्या हो जाएगा, हाई, सॉइल पोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रिस्क्राइब एंड द फर्टिलाइज, प्रिस्क्राइब एंड फर्टिलाइज, तो 62 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 62 का आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पास हो जाएगा 62 का डी, 62 का क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, इसको याद रखेंगे आप लोग। 63 में, चूज द वेपर लॉक इज द सिचुएशन वेयर टू लीन a मिक्सचर इज सप्लाइड टू द इंजन, ठीक है। ये गलत है, ये सरासर गलत है। एंड द वेपर लिक्विड रेशियो, ये सही है। तो क्या लिखना है आपको, ए जो है फॉल्स है और आर जो है क्या है, इक्वल है। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। विच फेस इन द आयरन कार्बन डायग्राम में कौन सा फेस जो रहता है सबसे ज़्यादा हार्डनेस रहेगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीमेंटाइड, इसको छोड़ के कुछ नहीं। सीमेंटाइड का कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 66.67, सॉरी 6.67, ठीक है। अब देखिए 66 में आ गए हम लोग। लीफ स्प्रिंग का यूज़ क्यों करते हैं, लीफ स्प्रिंग का यूज़ सस्पेंशन के लिए करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन बी को देख लीजिए, ठीक है। एक एक चीज़ आपके सामने रखा गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 1 का बी है, हेलिकल स्प्रिंग का ए है, फ्लैट बेल्ट का 3 है, ठीक है। फ्लैट बेल्ट का 3 यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। 67, इसका आंसर भी होगा, इस पर याद रखना 67 का इक्वेशन, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन। अब थोड़ा जल्दी निकालते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पिस्टन इज 68 क्वेश्चन, फेलुअर कौन बोलता है, पिस्टन का फेलुअर कौन है, पिस्टन का फेलुअर कौन है। स्कैवेंजिंग क्या होता है, बर्न गैसेस को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो जो स्कफिंग है ना, ओनली टू, स्कफिंग, ये क्या हो जाएगा, ओनली टू, यही क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्कैवेंजिंग क्या होता है, बर्न गैसेस को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 69, 69 में आप ध्यान रखेंगे। देखिए हार्डनिंग, हार्डनिंग के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज द हार्डनेस, सीधा सा बात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एनेलिंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रिड्यूस इंटरनल। टेम्परिंग क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग, ये कहाँ हो जाएगा, ये। एनेलिंग इम्प्रूव टफनेस होगा शायद, एनेलिंग इम्प्रूव टफनेस, एनेलिंग दूसरे का तीसरा नहीं होना चाहिए यार, 69। हार्डनिंग में दूसरा, वेरी गुड। एनेलिंग में तीसरा, रिड्यूस द इंटरनल। टेम्परिंग में सी का पहला, यही तो भूल रहा था ना, सी का क्या हो जाएगा, पहला, सी का क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ब भैया, ब, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द, ये तो अपने में है ही नहीं, नॉर्टन थ्योरम 12वीं में पढ़े थे, सब 12वीं में पढ़े थे, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, कन्वेंशनल स्ट्रेस क्या होता है, सिविल वालों का पोर्शन आ गया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, 72, लोड पर यूनिट एरिया नहीं होता। चेंज ऑफ द लेंथ, चेंज ऑफ द लेंथ, इंटरनल स्ट्रक्चर, कौन सा है ये, 72, बताइए क्या है 72 का, क्या हो सकता है, 72 का जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसको ध्यान रखें। आगे देखिए, देखो
लेथ को जहाँ कटिंग टूल को माउंटेड रहते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल पिल, टूल पोस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, टूल पोस्ट कहते हैं, उसको ध्यान रखना। दूसरा चीज, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीजन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 75 फॉर द बिलो चूज द करेक्ट फॉल्ट ट्रेसिंग इज देना 75। कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है 75 फॉल्ट वाला, इसमें आप देखेंगे बी क्वेश्चन ज़्यादा सही रहता है, तो बी मारने का प्रयास किया कीजिए, बी क्वेश्चन ज़्यादा रहता है तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, 75। व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ द एनिलिंग, स्ट्रेस को रिलीव करता है, हार्डनेस को इम्प्रूव नहीं करता, इसको ध्यान रख, ये नहीं करता। बाकी तीनों सही हैं, मतलब 1 2 3, रिलीव इम्प्रूव मशीनेबिलिटी रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। नहीं नहीं नहीं, ओके, नहीं नहीं, रिफाइन इम्प्रूव हार्डनेस, एनेलिंग क्या, एनेलिंग हार्डनेस नहीं करेगा, मीन्स यही करेगा 1 2 इसको आपको ध्यान रखना। ओ सॉरी, एकदम सॉरी, इसमें जो आंसर है वो क्या रहेगा, बी, बी फॉर बॉम्बे विल भी, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बी फॉर बॉम्बे, करेक्ट 76। अब इसमें देखिए 77, द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट एंड द रियर एक्सल इज नोन एज, क्या हो जाता है, व्हील डायमेंशन, व्हील बेस। 77 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हील बेस। व्हील बेस, ठीक है, व्हील बेस। यहाँ पर कोई कोई बुक में इसको व्हील डायमेंशन भी लिया, अब देखते हैं व्यापम क्या लिखता है वो, उसको देखते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द ड्राइविंग एयर आउट ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं एयर ब्लीडिंग। ठीक, इसको ध्यान रखना आपको। उसके बाद इसमें आपको सारे क्वेश्चन, सारे चीज़ें सही हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव यूज किसके लिए, बोथ पुली रोटेट इन द सेम, क्रॉस बेल्ट ड्राइव प्रोवाइड द मोर पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, वी बेल्ट जो होता है, वी बेल्ट ड्राइव आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस पावर, रोप ड्राइव आर सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन पावर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव प्रोवाइड द मोर पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी देन ओपन बेल्ट, ये गलत है। ठीक है, ओपन बेल्ट का एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4, ये हो गया। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग फिजिकल, ये इसका क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है वो। इसके बाद देखिए अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, ये तो इजी है, उसको आप बना सकते हो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स वाला। ठीक है, 82, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 83 में, 83, 83 में तो पहले से लेके चौथे तक, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द की विथआउट द अप्लाइड टॉर्क विथआउट फेल्यूर एंड नो फेल्यूर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, सेकंड, सेलेक्ट मटेरियल तो नहीं रहेगा, सबसे पहले सेलेक्ट की को करने के लिए, सेलेक्ट मटेरियल बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ हार्डनिंग, कैलकुलेट द टॉर्क फॉर द गिवन पावर ट्रांसमिशन। ये जो होगा, ये प्रोसेस जो होता है टॉर्क ट्रांसमिशन बाद में होता है, टॉर्क ट्रांसमिशन पावर के लिए बाद में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही लेगा व्यापक। ठीक है, ए मैकेनिज्म बाय मीन्स ऑफ विच द आउटर व्हील रन फास्टर देन, ये सबको पता है, ये कई बार क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल का काम होता है, क्या करता है ये, रिलेटिव मोशंस कराता है। 84, ठीक है।
spur gear and the helical gear are used to transmit power. Spur gear cause noisily operation between two parallels of, ये इसमें क्या है ना, बोथ स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, इसमें क्या है बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक, कॉमन फायरिंग ऑर्डर क्या होता है 86 का, यहाँ पे 86 का जो होता है 85 86 153624 153624, ठीक है 86। यहाँ पे आइडलिंग सिस्टम 87, 86 के बाद 87, 87 में आइडलिंग सिस्टम, इसमें आपका जो आंसर होगा याद रखना, आइडलिंग सिस्टम में आंसर जो होगा ये 87 में ए का पहला, बी का दूसरा, और यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चोक सिस्टम के लिए क्या रखा है इसमें आंसर, चोक सिस्टम के लिए डी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, फॉर कोल्ड स्टार्टिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो बी फॉर बॉम्बे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर द बिलो assertion reason, with increase in the discharge in a single stage centrifugal pump the power goes on increasing beyond certain but the efficiency pump, ये दोनों सही हैं, ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों एक दूसरे के, इसको ध्यान रखना है। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लाइन डिसलोकेशन, तो एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन जो होता है ये होता है, तो सी फॉर चेन्नई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है 90, इसमें सबसे पहले आता है लो कॉस्ट आयरन, उसके बाद क्या जाता है रफ आयरन, उसके बाद कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, और क्या होता है कास्ट आयरन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होता है, ये बहुत इजी है, ये कई बार हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। नाइन्टी फाइव, यहाँ पे 95 का जो होगा वो याद रखना, 95 का ये सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, आप इसको देख लीजिए एक बार, 95 का सी, 95 का सी, 96 ये दूसरा क्वेश्चन है, 97 के और एल, ठीक है, हनिंग और पॉलिशिंग करते हैं इसको फिनिशिंग ऑपरेशन में, तो के और एल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। उसके बाद 97 के बाद यहाँ पे 98 सेम ऑल टेम्परेचर होगा, यहाँ पे सेम एट ऑल टेम्परेचर। 99 टू डायमेंशनल स्ट्रेस अप्लाइड, ये बस नहीं होगा इसमें, ये वाला गलत होगा, बाकी दोनों सही हैं, ठीक है, पहला और दूसरा आप देख लो, पहला दूसरा किसमें, ठीक है 99। और 100 नंबर के क्वेश्चंस क्या बोलता है, ये इसका आंसर होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मैकेनिकल के मैं क्वेश्चंस करा दिया, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर लेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। समझ में आ गया क्या, कुछ कुछ इजी क्वेश्चन थे उसको मैंने डायरेक्ट टिक किया, क्योंकि कई बार बताने का कोई मतलब नहीं, 1000 बार उसको बता दिया गया है। अब वीडियो देखिए, आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।